नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। विपक्ष में ऑल इज नॉट वेल, और ये हम नहीं कह रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद जो छनकर सामने आ रहा है, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं। और रही सही कसर, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले ने पूरी कर दी। उन्होंने केजरीवाल के रवैये को तानाशाही और लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि वो बैठक का एजेंडा अपने मुताबिक तय करना चाहते थे। लेकिन आरजेडी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल के मूड में हैं, उसकी कोशिश करते नजर आए। उन्होंने यह दावा किया कि केजरीवाल की कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन तेजस्वी कुछ भी कहें, बिना आग धुआं भी नहीं निकलता है। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक के ठीक बाद आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था और आरोप लगाया था कि दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया, जिससे कांग्रेस के इरादों पर संदेह पैदा होता है। इस बीच पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती का बयान भी विपक्षी गठबंधन में गांठ की तस्दीक कर रहा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में ऑर्डिनेंस को लेकर केजरीवाल की बेचैनी पर सवाल उठाए हैं और कश्मीर में 370 हटाने के फैसले पर चुप्पी को लेकर सवाल भी दागे। पटना में विपक्षी दलों के एक मंच से टेंशन में आई बीजेपी अब उनमें मची तकरार पर चुटकी ले रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे सजे हुए रंगमंच पर नाटक मंडली का जुटान करार दिया। साथ ही उन्होंने इस बैठक में साइडलाइन किए जाने को लेकर कांग्रेस पर तंज भी कसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता उस मंच पर कैसे जुटे जहां ममता कांग्रेस से कहती हैं कि बंगाल छोड़ दो, अखिलेश कहते हैं यूपी छोड़ दो, लालू नीतीश कहते हैं बिहार छोड़ दो, तो क्या गठबंधन में कांग्रेस सिर्फ कुर्सियां लगाने के लिए रहेगी? वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे मजबूरी का गठबंधन करार दिया है। करेंगे इस बड़े मसले पर तमाम विषयों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे हैं कि पूरा देश और कल जितनी विपक्षी पार्टियां यहाँ इकट्ठी हुई थी वो सबसे पहले उनको नेता माने। इसको कौन मानेगा? ये तानाशाही वाली मानसिकता है, ये लोकतंत्र विरोधी मानसिकता है, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जो कुछ उन्होंने कहा है उसका कोई औचित्य नहीं है। जिस तरह से हमारे रियासत को तोड़ा गया, हमारे जो इख्तियारात है वो छीने गए, और बदकिस्मती से उस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी ज़्यादातर तमाशे देखी रह गई। और आज उनको समझ आ रही है कि जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस आ गया, रंगमंच सज चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो गई है, क्या किरदार निभाने वो बता दिए गए हैं। अब नाटक शुरू हो जाएगा, लेकिन 2024 के आते ही ये बिखर जाएंगे, क्योंकि ना नेता है ना नीति है और नीयत में भी खोट है। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है। सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज़्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है। बहुत फ्रूटफुल रहा से जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ में आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे पहाड़ का पानी है। आपको बीजेपी को हराने का है तो आपको एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। तो बड़ी बात जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे वो तो सामान्य बात है कि आपको एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाना पड़ेगा, एक एजेंडा बनाना पड़ेगा, और उस एजेंडे में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती कह रही है कि 370 पर जो हम कह रहे हैं वो सारे दल मान लें। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस पर बाकी सब दल मान गए हैं, कांग्रेस हमारी बात मान ले, जो हमने सुझाव दिया तभी आगे बात बनेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अतुल लोंढे पाटिल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। पाटिल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। AK वाजपेयी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं LJP-R के। वाजपेयी साहब, बहुत बहुत स्वागत। और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से भी उनके स्पोक्स पर्सन हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक झा, सवाल आपसे, क्योंकि
मेजबान नीतीश कुमार जी थे, आपकी पार्टी थी जो कोशिश कर रही कि सभी लोग एक साथ आएं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी मुलाकात नीतीश कुमार की बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ना दिखना और बाद में एक चिट्ठी जारी करना जिसमें साफ साफ लिख देना कि अध्यादेश पर बात नहीं तो फिर किसी पर बात नहीं, क्या यह बता रहा है कि विपक्षी एकता किसी एक एजेंडे पे आकर रुक नहीं रही है? विपक्षी एकजुटता का मतलब क्या है? मतलब है कि अधिक से अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ें। और आपने एक बड़ी तस्वीर बिहार से देखी है। आप कहेंगे कि 15 दल अगर इसमें शामिल होते हैं, 14 दलों की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर एक दल की आप बात करते हैं कि वहां कंफ्यूजन है, तो इसकी व्यापकता को सिर्फ इस बात से कम नहीं किया जा सकता है। कहां तो बहस इसी बात पर होनी थी कि देयर आर 14 पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन अगर एक जगह से कुछ नकारात्मक दिख रहा है तो सबका ध्यान उसी पर आकृष्ट है और उसी से आप विपक्षी एकजुटता की ताकत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, भाजपा के हमारे साथी हैं, उनके पास तो कोई एजेंडा और पॉइंट बचा नहीं है, तो क्या करेंगे? विपक्षी एकजुटता को तोड़ने के लिए वो यही तस्वीर देखेंगे। और हमेशा कहा करते थे वो लोग कि कभी विपक्ष के इतने सारे नेता एक प्लेटफॉर्म, एक टेबल पर बैठ ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी के प्रयासों का नतीजा है बिहार से और पटना से ऐसी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। कल की जो बैठक थी उसका एजेंडा एकदम साफ था। एजेंडा था 2024 के चुनाव हम कैसे लड़ेंगे, विपक्ष के सभी दल मिलकर कैसे लड़ेंगे। और जिस बात की चर्चा उन्होंने की अरविंद केजरीवाल जी ने, विपक्ष के अब जो भी दल पार्टिसिपेट कर रहे थे, अगर आप उनकी बात करें तो 12 में से 11 दल ऐसे, अब टोटल ऐसे 12 दल हैं जिनके राज्यसभा में सांसद हैं। 12 में से 11 दलों के साथ उनकी पॉजिटिव और सकारात्मक बातचीत पहले ही हो चुकी है। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है। फिर जब आपको याद होगा इतना कुछ नहीं है, केजरीवाल जी उनकी पार्टी का इतिहास कैसा रहा है, तो शिवानंद तिवारी जी जैसे वरिष्ठ नेता ये क्यों कह रहे हैं कि वो उसी पैटर्न पर चलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जिस पर मोदी जी हैं, कि उनकी बात सुनी जाए तभी बात बनेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं एक लाइन में आपको बताता हूं, एक लाइन में बताता हूं आपको। कुछ लोगों ने पोस्टर का मुद्दा बना दिया था आदमी तो शिवानंद तिवारी जी का स्ट्रेट बयान आपसे जनता पूछ रहा दल हूं, की उस पे तरफ रिएक्शन से दीजिए आप। मैं एकदम स्ट्रेट आपको आंसर दे रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऐसे किसी भी बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए उनके नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी से कौन लोग क्या बयान देते हैं, इसका कोई औचित्य और मतलब नहीं बनता है। आप अगर राष्ट्रीय जनता दल के किन्हीं भी आधिकारिक प्रवक्ता से पूछिएगा तो वो भी आपको यही बताएंगे कि पार्टी की आधिकारिक लाइन ऐसे किसी भी मसले पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या डिप्टी, यानी शिवानंद तिवारी का बयान औचित्यहीन है, अभिषेक झा ये बता रहे हैं। इस मसले पर उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। उनकी पार्टी की तरफ से जो लोग सम्मिलित हुए हैं बैठक में, जिन लोगों ने भी अपनी बातें कही हैं, वही इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा होता तो तेजस्वी यादव जी मुलाकात अलग से भी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। तेजस्वी यादव जी तो ऐसे भी नीतीश कुमार जी के साथ उनकी मुलाकात, विवाद पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी ही नहीं है, जबकि चिट्ठी आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक की अपने ट्विटर हैंडल से सबके सामने रखी। वो कह रहे हैं कोई नाराजगी ही नहीं है। तो अब इस बयान पे भरोसा करेंगे, शिवानंद तिवारी जी की बात पे भरोसा करें? नहीं, आप राम मोहन शर्मा जी, अगर हमारे पास 14 प्लस पॉइंट हैं और एक माइनस पॉइंट, वो भी माइनस नहीं करिए, वहां कंफ्यूजन। आप ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 14 नहीं, आप 18 प्लस पॉइंट रखिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पार्टी जो खुद ही ये कह रही थी कि सारे लोग एक साथ आए, जो खुद ही ये कह रही थी, उसमें आम आदमी पार्टी है जिसके पास 2 स्टेट हैं इस वक्त, दिल्ली और पंजाब, उसके संयोजक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते नहीं और आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आपका विचार ठीक है, लोगों तक जो मैसेज जा रहा है क्लियर है। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, उसका एक अलग भी कारण है जिसको हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बताया। नहीं, उसका अलग कारण है, वो आया चिट्ठी में, जो अलग कारण है वो स्पष्टता के साथ लिखा गया कि कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पाटिल साहब, अध्यादेश के विषय में दिल्ली कांग्रेस बहुत स्पष्ट कर चुकी है, आपकी दिल्ली यूनिट। पंजाब कांग्रेस ने भी बहुत स्पष्टता के साथ कहा है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी भी इंगित कर रहे हैं उस चिट्ठी के अंदर। क्या कांग्रेस पार्टी ये जानती है कि दिल्ली की परिस्थितियां भिन्न हैं और इसीलिए इस अध्यादेश के विषय में आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड अभी तक एक तरह से क्लियर नहीं है? ऐसा है कि अगर चर्चा आज किसी बात की होनी है जी, और गोली मारो सालों से लेकर
तालीम देंगे किसी और को। यहाँ तक जो लोग चर्चा कर रहे हैं उन्हें चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि आरएसएस का ऑर्गेनाइजर ये बताता है कि मोदी जी का करिश्मा खत्म हो चुका है, दूसरे मुद्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। हिंदुत्व के नाम का जुमला देकर लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान से दूर रखा गया है, उसके बारे में सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। एनडीए खुद बिखर कर तार तार हो गई है, उस पर हमने कभी चर्चा की नहीं, एक बार वो भी चर्चा हम करना चाहेंगे। इन्होंने जिनके साथ भी एनडीए बनाया था वो दूर होते बराबर परिवारवादी हो गए, इनके साथ आए तो वो राष्ट्रवादी थे। तो ये जो दोगला चेहरा जो है भाजपा का और पूरे एनडीए का जो कुनबा था वो तो जनता के सामने आ चुका है। आज जो लोग बैठे हैं वहां पर वो 2024 में इस देश के लोकतंत्र और संविधान को जो खतरा पहुंचा है वो एक बड़ा एजेंडा को लेकर सामने आए हैं। अगर 3.5 घंटा चर्चा होती है तो मतभेदों के बावजूद सारे लोग सामने बैठकर कहते कि वी आर यूनाइटेड एंड वी विल फाइट यूनाइटेडली। तो ये जो दो लाइन है ना, ये स्पष्ट करती है। और शिमला के बैठक तक आपको जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसकी भी चर्चा होते दिखाई देगी और एक सम्मिलित विपक्ष जो है वो सम्मिलित विपक्ष दिखाई देगा। अतुल साहब, राममोहन जी एक बात जरूर रखना चाहिए। नहीं, सम्मिलित विपक्ष तो है, लेकिन एक पॉइंट जो है जो अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लास्ट में लिखा आम आदमी पार्टी ने कि अगर ये हमारा समर्थन नहीं करते तो ये माना जाएगा कि ये मोदी जी का ही समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है कि वो अभी कुछ भी बोले, हम भी कह सकते हैं गांधी जी की फोटो हटा दी आपने, हम भी कह सकते हैं 3 काले किसान के कानून जो थे पहले पारित करने वाला विधानसभा उनकी थी, राजीव गांधी जिनके शरीर छिन बिछिन हो गया था, इतना बड़ा बलिदान देने के बाद उनका भारत रत्न वापस लेने की बात कर रहे थे। आप गुजरात में चुनाव जाकर लड़े जबकि आपको मालूम था आप चुन के आने वाले नहीं हो, आप गोवा में लड़े थे। इस बात को कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, पार्लियामेंट्री में सर्वदलीय बैठक होगी तो सर्वदलीय बैठक में संसद की बातें जो है वहां पे शायद हो सकती है चर्चा, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है, अगर आप आना चाहती है तो 2024 में देश के सामने जो धोखा है वो धोखे से लड़ने के लिए जो भी इकट्ठा आएगा जनता उसका साथ देगी, जो इकट्ठा नहीं आएगा जनता उसको उसकी जगह दिखाएगी। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, अब इसमें बहुत मैं आ रहा हूं, लौंडे पाटिल साहब आपके पास लौट के आ रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, क्या आप इसमें सिचुएशन देख रहे हैं? शिवानंद तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी और जदयू में समान रूप से उनका सम्मान है, लेकिन मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि उनके बयान को जिसमें उन्होंने कहा कि इनका काम करने का तरीका वही तरीका है जो मोदी जी का तरीका है, तो दोनों तरफ तंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की बात ऐसे स्वीकार नहीं की जा सकती। ये क्या मान लिया जाए, आरजेडी वाले कांग्रेस वाले भी जो भाषा है अरविंद केजरीवाल कम से कम इस गठबंधन में नहीं होने वाले? नहीं, वो तो पटकथा कल ही, जब अभिषेक को शायद पता नहीं होगा, केसी त्यागी जी का कल ही बयान आ गया था अरविंद केजरीवाल जी के तेवर ठीक नहीं है। देखिए वो इशू नहीं है। ये पहले तो अतुल लौंडे पाटिल जी को बता दें कि हम इतने घबराए हुए हैं कि 15 के 15 दल आप बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि मोदी हटाने के लिए सबको मिलना पड़ेगा, अकेले हटाना बस की बात नहीं है, और घबराए हुए हम हैं। पता नहीं घबराहट की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं आजकल कांग्रेस के लोग। आप ये बताइए कि 15 दल हैं यहां पे जो कल बैठे, परिवारवादी और करप्शन के आरोप में चूर, ये 15 दल हैं जिन पे केसेस चल रहे हैं जो बेल में है। तो देश में तो बहुत अच्छा संदेश गया है ना भाई कि 15 दल जिन पे केसेस चल रहे हैं करप्शन के, जो बेल पे हैं, कुछ जेल में है। और परिवारवाद का शहजादे शहजादियों का कल भीड़ लगी हुई थी, काफी शहजादे थे, काफी शहजादियां थी, वो सब देश ने देखा। तो देश में बड़ा सकारात्मक मैसेज गया है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए परिवारों का कुनबा, भ्रष्टाचारियों का कुनबा एक हो रहा है। हम तो खुश हैं, हमारे लिए अच्छी बात है। अगर राम जी, अगर आप इस पूरे गठबंधन को एनालाइज करेंगे तो इस गठबंधन में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी है। नीतीश कुमार जो नाश कुमार हैं, इस गठबंधन का नाश करने का उन्होंने सोच लिया। देख लीजिए, मैं बता रहा हूं क्यों। बिहार में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी आरजेडी या कांग्रेस लड़ चुकी है, अब जेडीयू उसमें शामिल हो जाएगी अगर लालू प्रसाद चाहे तो, क्योंकि जनवरी फरवरी आते आते लालू जी बहुत प्रूडेंट आदमी हैं, वो देखेंगे कोई वोट बचा नहीं है, जेडीयू का सारा वोट बैंक शिफ्ट हो चुका है, तो जेडीयू के डंप होने के भी अच्छे चांसेस हैं। अब यहां पे कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी वो लालू जी तय करेंगे। उम्मीद है अगर 2009 की तरह 4 सीट दिया तो कांग्रेस फिर बिदकेगी जैसे 2009 में बिदक गई थी। यूपी अखिलेश को तय करना है कि कितने सीट देंगे या नहीं देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, ये कांग्रेस तय करे। तो 80 और 120 सीट में कांग्रेस किसी भी हालत में 10 से ज्यादा नहीं लड़ रही है यूपी बिहार। अब आ जाइए बंगाल जिसमें 42 सीटें हैं।
ममता दी को तय करना है कि वो सीपीएम और कांग्रेस के साथ अलायंस करेंगी कि नहीं, और कांग्रेस को तय करना है ममता दी के साथ जाएंगी कि नहीं। अगर अलायंस हो भी गया तो किसी भी हालत में ममता दीदी 5-6 सीट से ज्यादा देने वाली नहीं है। तो जब 162 सीट में आप 15 ही सीट पर लड़िएगा तो आपके राष्ट्रीय पार्टी का वजूद कहां बचा। तो इस गठबंधन में अब महाराष्ट्र, चलिए महाराष्ट्र, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, वहां भी कांग्रेस की सीटें घटेंगी। तो भैया जब आप 200 सीट पे आप घटते ही चले जाओगे तो आप लड़ोगे कहां? यही बात तो अनुराग ठाकुर कह रहे थे जी। वो कहते हैं यूपी छोड़ दो, वो कहती है बिहार छोड़ दो, वो कहता है बंगाल छोड़ दो, ये कहता है महाराष्ट्र छोड़ दो। ठीक है, कांग्रेस अतुल साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन कुलदीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल अतुल जी, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन कुलदीप कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत कुलदीप जी आपका। सवाल इसी बात को लेकर है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बहुत सारी बातें गिनाने के लिए हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि कुछ भी गिनाया जा सकता है, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल जी की नाराजगी आखिर ये क्यों सामने आई, और क्यों वो अंतिम प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर इस पर साथ नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो मोदी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए ये राम भाई, ये बहुत बात स्पष्ट है कि आज जो ये अध्यादेश काला आया है, जो केंद्र की मोदी सरकार लेकर आई है, वो इस देश की संविधान के विरुद्ध है, वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने वाला है, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाला अध्यादेश है, और निश्चित रूप से वो दिल्ली के लोगों से उनके अधिकार छीनने वाला अध्यादेश है। तो आज जब संविधान की हत्या हो रही है, इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो उस समय पर कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होकर अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, और दूसरी ओर से उनकी पंजाब और दिल्ली के नेता इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस को बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं ये क्यों ना कहूं कि कांग्रेस आज बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। मैं ये बात क्यों ना कहूं कि जब दिल्ली के अधिकारों की बात है, देश के संविधान को बचाने की बात है, उस समय पर कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर। कांग्रेस ये बात स्पष्ट करे कि वो इस देश के इस काले अध्यादेश के खिलाफ है या नहीं है। ये अध्यादेश कुलदीप कुमार जब नहीं है, जब कांग्रेस केजरीवाल जी को ए टीम और बी टीम हो जाएंगे, लोकतंत्र को बचाने का अध्यादेश, तो फिर क्या आप ये विचार बना के चल रहे हैं कि विपक्ष की ये टीम आप ही लोग रहेंगे, आम आदमी पार्टी, क्योंकि आप तो उनको एक साथ बता दे रहे हैं, तो फिर क्या ये लूला कुश्ती चल रही है जो इतना झगड़ा एक दूसरे से करते रहते हैं? देखिए हम काम करने वाले लोग हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश को एक एजुकेशन का, हेल्थ का, डेवलपमेंट का एक मॉडल दिया है, और वो मॉडल आज पूरे देश भर में जा रहा है। लेकिन हमारी लड़ाई इस बात को लेकर नहीं है, हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि कम से कम कांग्रेस, जब देश के संविधान को बचाने की बात है, देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने की बात है, और इनको पता है कि कैसे बीजेपी, ईडी और सीबीआई के माध्यम से आज बस के नेताओं को गला दबाने का काम कर रही है। जहां उनकी सरकारें नहीं है, वह राज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाने की बात कर रही है। जहां पर आज उनको कुछ होता नहीं है, वहां विधायक खरीद के सरकार बना लेती है। तो उस समय पर अगर आज कांग्रेस अपना जो वो व्यू है वो स्पष्ट नहीं करती है, अगर वो स्पष्ट नहीं करती है कि दिल से खिलाफ है, कहा क्योंकि कांग्रेस वॉकआउट करने वाली है। मैं आपको बता दूं राम भाई, कांग्रेस का इतिहास रहा है वॉकआउट करने का। कांग्रेस हमेशा पहले भी कई बार वॉकआउट कर चुकी है। जब जीएनसीटी बिल दिल्ली उसमें लोकसभा पेश हुआ था तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया था। तो कांग्रेस अब वॉकआउट करने के प्लान में है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को ये देश माफ नहीं करेगा। ये देश याद रखेगा कि जब नरेंद्र मोदी जैसे तानाशाह दिल्ली के लोगों से उनका अधिकार छीन रहे थे, देश के संविधान की हत्या कर रहे थे, लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, तो कांग्रेस उनके साथ। कुलदीप कुमार, आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी तो ये कह रहे हैं कि हिटलर तो आप भी हैं, आप चाहते हैं कि प्रस्ताव पे पहले बात हो जाए, अध्यादेश पे पहले बात हो जाए, फिर जाके दूसरी बातों पे चर्चा हो। देखिए ये तिवारी जी क्या कह रहे हैं, ये प्रस्ताव कोई निजी प्रस्ताव थोड़ी ना अरविंद केजरीवाल जी का, ये प्रस्ताव तो देश के संविधान को बचाने का प्रस्ताव है। कुलदीप कुमार, अगर आप विपक्ष में एकता की बात कर रहे हैं तो फिर एक प्रस्ताव महबूबा मुफ्ती भी अपने साथ लिए घूम रहे हैं कि 370 पर स्पष्ट कर दीजिए। उनके लिए 370 बड़ी बात है, उनके स्टेट के लिए, उनको ऐसा लगता है। देखिए तो उस पर भी अरविंद केजरीवाल समर्थन कर दें। ये बात स्पष्ट तौर पर है कि हम किसी भी राज्य को यूटी बनाने के पक्ष में नहीं है जी। हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य की चुनी हुई सरकारों के पास उनके अधिकार होने चाहिए, उनको काम करने का अधिकार। इसका मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि 370 बहाली होनी चाहिए, जो हटा दिया उसको वापस लेके आइए। देखिए उनका अगर एक चिट्ठी लिए सब लोग बैठे रहेंगे तो कहां विपक्ष एकजुट होगा? उनका क्या व्यू है, उनका क्या प्रस्ताव है, ये उन्होंने कांग्रेस से मांग करी तो कांग्रेस बात करे। लेकिन आज जब सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने, सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की जब 5 जजों की बेंच ने
जब ये फैसला दिया है, उसके बाद अगर संविधान की हत्या की जाएगी, रात के 11 बजे काला अध्यादेश लेके आया जाएगा और कांग्रेस का समर्थन करेगी, तो निश्चित रूप से हम ऐसे किसी भी गठबंधन का, ऐसे किसी भी उसका हम हिस्सा नहीं बनेंगे जहां पर कांग्रेस की पाटिल साहब होगी। ये बात मैं जरा रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि बड़ी बात कह दी है कि आप बीजेपी के समर्थक हैं, आप बीजेपी की ए और बी टीम जो भी है वो आप ही हैं। वो तो जनता बताएगी और जनता तय करेगी कौन ए टीम है कौन बी टीम है, और देखा है सबने। लेकिन मैं पहले आलोक जी का जवाब देना चाहूंगा। अच्छा है वो प्रवक्ता करके बैठे हैं, बीच बीच में विश्लेषक करके बैठते तो पता ही नहीं चलता था विश्लेषक है या प्रवक्ता है। तो पहले उनको मैं बधाई दे दूं, क्योंकि उसके बाद हम पहली बार है, मेरे अच्छे मित्र है, अच्छी बात करते हैं। तो मैं ये कहूंगा भ्रष्टाचारी वो है जो 20,000 करोड़ कहां से आए वो उसकी जांच करने के लिए जेपीसी लगाने से डरती है, हर बात पर भागती है, पीठ दिखाती है, मौन रखती है। मणिपुर से लेकर उस पार्टी, वो भ्रष्टाचारी पार्टी, उसके देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये स्पष्ट तरीके से जो है वो सामने आता है। 2016 में दूसरी बात, 2016 में तब आप जेडीयू के साथ में थे, तब कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जो है वो साथ में मिलकर लड़ी थी। अब रही बात, पहली बार बैठे हैं, एक दूसरे ने जो है एक दूसरे की बात कही है, कहीं ऐसी बातें हुई है कि पार्लियामेंट्री का जो पार्लियामेंट सेशन के वक्त जो बात होगी तब ये पार्लियामेंट के इशू तब वहां डिस्कस हो गए। 2024 के जो विषय है, 2024 के विषय अभी डिस्कस हो गए। पिछले बार क्या हुआ था, हम लोग इतिहास में बहुत जाकर देखते हैं। तो अडवाणी जी ने भी पीठ दिखाई थी मंडल आयोग पे, यानी इस देश के ओबीसी को जब न्याय मिल रहा था तब भाजपा और जेडीयू की सरकार, जनता दल की सरकार, भाजपा ने नीचे खींची थी, अडवाणी जी थे। तो इनका ये रवैया तो सारी दुनिया को पता है कि ये बहुजन लोगों के खिलाफ है, ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ है। ये तो पुरानी बात है जो सामने सरफेस होकर बार बार सामने आ रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना को तो पीठ दिखा रही है, नहीं बोल रहे हैं। अधिकार देने के लिए, संवैधानिक अधिकार देने के लिए उनको नहीं बोल रहे। और जहां तक दूसरों के ऊपर तंज कसने से पहले अपना घर छोड़कर चले गए, क्यों अकाली दल छोड़ के चला गया, क्यों शिवसेना 25 साल की तुम्हारी, आपने जनगणना का बड़ा अच्छा सेक्टर छेड़ा, 2011 में कराई थी आप लोगों ने, उसमें ये कास्ट बेस सेंसस शामिल था कि नहीं था? था शायद, बिल्कुल था। और 14 तक डेटा नहीं दे पाए आप। अरे राम मोहन शर्मा जी, सेंसस कैसे होती है और कितना साल लगता है? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कैसे होती है भाई। सुनो ना, ये सबके घर पे आता है रजिस्टर, इसे किसको बता रहे हैं आप? सब लोग उसमें डेटा देते हैं, कैसे होती है पता नहीं। 3 साल में डेटा नहीं जमा पाए। सवाल पूछा है, जवाब तो लो। हाँ बताइए, कर लेंगे ना उनका काम। अरे अतुल लोंढे पाटिल साहब, आपको सेंसस आपने कराई, 3 साल में डेटा नहीं दे पाए, तो जवाब आप दीजिए कि मैं दूंगा? अरे भैया, सवाल तो उनसे पूछो जिन्होंने अभी 2021 का जनगणना शुरू नहीं किया है। हमने 2016 में इनके पास डेटा आ चुका था, डेटा क्यों डिक्लेयर नहीं कर रहे? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे पाटिल साहब, 3 साल में डेटा नहीं दे पाए और आपको चिंता बड़ी है जातिगत जनगणना की। 3 साल डेटा लग गया। अरे राममोहन शर्मा जी, 2016 में कंप्लीट हुआ था जातिगत जनगणना, 1931 के बाद पहली बार हुई थी। और जातिगत जनगणना का पूरा डेटा सॉर्ट आउट होने में 2016 लग गया। इनकी सरकार थी, क्यों नहीं दे रहे? पूछो सवाल। ये अमित शाह ने क्या कहा था पार्लियामेंट में? फरवरी में पार्लियामेंट के सेशन में उन्होंने कहा था हम जातिगत जनगणना डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऐसा कहा था। इन्होंने कहा था किसान को 1.5 गुना दाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 2015 जुलाई में इन्होंने एफिडेविट दिया था। अजय आलोक आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं। मैं एलजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनकी तरफ चल रहा हूं। AK वाजपेयी साहब, विषय बहुत सारे हैं जो कांग्रेस पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मुख्य विषय आज का है वो ये है कि कुलदीप कुमार बहुत स्पष्टता के साथ कह रहे हैं कि ऐसे तो गठबंधन में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। ठीक कह रहे हैं कुलदीप कुमार, बिल्कुल अपनी सही पॉलिसी जो उनकी पार्टी की है, जो उनके नेता केजरीवाल है, जो उनका सोचना है। देखो सोचना क्या है उनका, ये तो बहाना है, अध्यादेश तो बहाना है। वो भी उनको भी पता है कि कानून ने ये कहा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, और जिस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी के पैरा 95 में ये लिखा है, नंबर 1 और नंबर 2 संवैधानिक स्वतंत्रता है हर सरकार को वो किसी भी मसले पे कभी भी कानून बनाए। और 150 एग्जाम्पल ऐसे मिल सकते हैं आपको। लेकिन असली बात ये है कि गर्व जो है, जो वोट जो है वो कांग्रेस का खाया है आपने, चाहे पंजाब में है, चाहे दिल्ली में है, चाहे और कहीं है। तो जब कांग्रेस के गर्व से पार्टी निकली है, कांग्रेस का वोट खाएगी, तो कांग्रेस कैसे समझौता करेगी, या ये उनसे कैसे समझौता करेंगे? इसीलिए कंडीशन क्या रही है कि आप मध्य प्रदेश छोड़ दो, राजस्थान छोड़ दो, तो हम वो नहीं करेंगे। ये विरोधाभास है, और ये विरोधाभास का कोई उपाय भी नहीं है। न कांग्रेस छोड़ने जा रही है, न आप छोड़ने जा रही है। अध्यादेश का हमारे ऊपर बातें मत डालिए कि अध्यादेश आ गया, गलत आ गया। बिल्कुल कानूनी तौर से सही है, संवैधानिक तौर से सही है,
लेकिन दूसरा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार का क्या जवाब है? भ्रष्टाचार के नाम पे पार्टी बनी थी, क्या हुआ? कितने मंत्री जेल में? दिल्ली में 2 मंत्री जेल में, पंजाब में 3 मंत्री जेल में, उसका जवाब कौन देगा? कसमें खाई थी कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, पूरे परिवार की कस्में। अरे 10 लाख का जनसभा में पूरी रैली के सामने उनकी चाप दबाए सब लोग उस बात के, तो इन लोगों को क्या बात करेंगे? अब आइए गठबंधन पे, एक एक करके प्लीज। गठबंधन में ऑलरेडी ये पार्टियां हैं। कांग्रेस गठबंधन में बिहार में है, जेडीयू गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में, लेफ्ट वाले गठबंधन में है। इसी तरह महाराष्ट्र में ऑर्डिनरी गठबंधन में है। 2 ही पार्टियां हैं, अखिलेश नहीं है गठबंधन में, लेकिन वो कर चुके हैं कांग्रेस से गठबंधन। कौन बोल रहे जा रहे हैं? सुन लो भैया, जवाब देना ना, प्रॉपर जवाब देना, क्या दिक्कत है? अखिलेश बाबू कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख चुके हैं, तो गठबंधन से क्या बनेगा? और तीसरी बात, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है, ये जनता भी गठबंधन का असर देख चुकी है। खिचड़ी सरकारों का क्या भविष्य होता है? पहले भी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किए थे इन्होंने, रैंडमली बने थे, चाहे देवगौड़ा साहब हो, चाहे गुजराल साहब हो। क्या हुआ था? कांग्रेस ने 10 महीने के बाद टांग खींच के सरकार गिरा दी। ये भी कांग्रेस का इतिहास के जब तक उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो किसी सरकार को चलने नहीं देते हैं। तो ये प्रयोग बार बार होने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं अभिषेक झा के पास चल रहा हूं एक बार, इसके बाद जाऊंगा। अभिषेक झा जी, आप जिस बात पर रफू करने की कोशिश कर रहे थे, मैं आ रहा हूं कुलदीप जी आपके पास वापस। अभिषेक झा, जिस बात पर आप रफू करने की कोशिश कर रहे थे वो खुलकर सामने आ गई। कुलदीप कुमार बहुत स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, और जाहिर बात है उनकी पार्टी की लाइन है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। अगर स्थिति ये रही, कोई अध्यादेश पे हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो हम क्यों करें उसके साथ? उन्होंने अपनी पार्टी की बात कही, इसमें दिक्कत कहां है? मैंने तो हमेशा इसी बात पर फोकस किया है कि जब 14 दलों ने मिलकर समर्थन दिया तो आपका ध्यान ज्यादा उस पर होना चाहिए था। अगर एक जगह कंफ्यूजन है या उनकी एक डिमांड है, ठीक है, वो फोरम पर उस डिमांड को रखेंगे। आगे क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में, कौन कौन सी पार्टी उनके समर्थन में है इस मसले को लेकर ये भी उनको मालूम है। सिर्फ एक मुद्दे को लेकर हम विपक्षी एकजुटता की ताकत को कम नहीं देगी तो क्या आप राज्यसभा में समर्थन देंगे? हमारी पार्टी ने स्टैंड पहले मेरा एक सवाल है अभिषेक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर बता दिया है कि कांग्रेस अगर समर्थन नहीं देगी तो क्या राज्यसभा में आप आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे? भैया अगर जी मैं आपको जवाब देता हूं, मैं आपको एक क्लियर जवाब दे देता हूं उसका, मैं ऐसे क्लियर जवाब दे देता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात हमारी पार्टी के नेताओं से भी हुई थी और उन्होंने इस बात पर अपनी बातें कही थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर बता दिया था। अब अजय आलोक जी के अगर और मगर वाले सवाल पर क्या जवाब देना है? अगर ऐसा होगा तब वैसा होगा, अगर गठबंधन बनेगा तो फिर आप गठबंधन से बाहर जाके आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे? एक एक करके अजय आलोक में वापस आपके पास सबसे अच्छी नहीं मैं जवाब दे देता हूं जी। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग अगर और मगर के हिसाब से नहीं चलते, हम नेगेटिव परसेप्शन बना के नहीं चलते हैं। नीतीश कुमार जी जब घूम रहे थे पूरे देश में, विपक्ष के सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तब यही भाजपा के साथी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि अरे पर्यटन में गए हुए हैं, घूम फिर लेंगे, सबसे मिल लेंगे, कुछ होना जाना थोड़ा ही है। इसलिए आप लोग अगर और मगर के विषय में सोचते रहिए। नीतीश कुमार अजय आलोक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पार्टी पॉजिटिविटी के साथ एक दिशा में काम करे, आगे कब जो होगा। डॉक्टर अजय आलोक बोलिए। इसलिए वो परसेप्शन आपको बनाना आप उसके लिए स्वतंत्र। देखिए, मैं दोनों को जवाब देता हूं। मैंने प्रश्न बड़ा सिंपल पूछा था कि अगर ये सो कॉल गठबंधन बन गया और नीतीश कुमार जैसे कल सूत्र चला रहे थे कि कन्वेनर बनेंगे, तो इसकी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, एक पॉलिसी होगी। अगर उस गठबंधन में सबसे प्रमुख दल कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में निर्णय लेती है कि वो अध्यादेश पर समर्थन नहीं करेगी, तो उसके बावजूद उस गठबंधन से बाहर निकल के गठबंधन धर्म के विपरीत क्या नीतीश कुमार आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे? मेरा सवाल ये था। पहले तो नीतीश कुमार बोल ही चुके हैं कि हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में करेंगे या नहीं करेंगे सोच के बताइएगा। अच्छा, एक मिनट हो गई, अब हम मुझे कांग्रेस का जवाब देना है। मैं जवाब दे दूं, हम अपनी बात खत्म कर लूं फिर बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा 20,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने कहा 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार घोटाला। कहां से लाए ये फिगर? 20,000 करोड़ का भ्रष्टाचार घोटाला सपना आता है क्या? राहुल गांधी को सपना आता है 20,000 करोड़? कभी रफेल का सपना आता है? अगले दिन तो सारे कांग्रेसी वैसी बड़बड़ाने लगते हैं। अरे भाई, बेल पे कौन है?
नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे है वहां बेटे, और आप भ्रष्टाचार का आरोप हम पे लगा रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी से शादी होने से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे 12 लाख रुपए की, आज इनकम टैक्स फाइल करते हैं 9,500 करोड़। कहां से आए? पूरा का पूरा चोर का खानदान लेके बैठे हुए ऊपर से नीचे तक। आप भ्रष्टाचार में बात करते हैं। देश हंसता है जब कांग्रेस भ्रष्टाचार बोलती है, पूरा देश हंसता है तुम जी जब कांग्रेस भ्रष्टाचार पे बात करती है, क्योंकि सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक भ्रष्टाचार में आकृत डूबी हुई है कांग्रेस पार्टी। यही तो परेशानी है, 9 साल से माल नहीं मिल रहा है, इसी तरफ सत्ता में आना है, बहुत पैसे खर्च हो गए हैं विपक्ष में रहकर, कहीं से हंसोतना है। कमलनाथ का सूटकेस याद है ना, मध्य प्रदेश वाला? कमलनाथ का सूटकेस याद है या नहीं? मध्य प्रदेश कमलनाथ जी का सूटकेस याद है ना? सारे गुनहगारों को कल उनको भ्रष्टाचार के पोस्टर लग गए पार्टी का अध्यक्ष बनाते हो। इसीलिए कांग्रेस भ्रष्टाचार पे ज्ञान न दे, और आप ही के कारण ये गठबंधन बनेगा नहीं कभी कोई जन्म में। राज्यवार गठबंधन कर लीजिए, सारे कलकत्ता के और इस बार 52 से भी नीचे जाने वाले हैं। वो बताओगे आलोक भाई? सिर्फ आपके कारण ये गठबंधन नहीं बनेगा, लिखित दे रहा हूँ मैं, लिखित दे रहा हूँ, आप ही के कारण गठबंधन नहीं बना रहे। आरएसएस से अपनी तुलना मत कीजिए। आरएसएस देश की संगठन है, देश के लिए काम करती है, देश के लिए जीती है, उसे कांग्रेस पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आरएसएस को। और वो 20,000 करोड़ का हिसाब देना नहीं है। आरएसएस को सर्टिफिकेट आप लोग से नहीं चाहिए, वो देश के लिए काम करती है। अरे 60 साल सत्ता में थे, ठीक बैन कर दिया परमानेंटली आरएसएस को, 2 बार किया, दोनों बार कोर्ट में मुंह की खाई ना आपने, भ्रष्टाचारियों 2 बार कोर्ट में से मुंह की खाई ना आरएसएस के मामले में। आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 23 साल से कांग्रेस के जीन में परिवर्तन हो गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हाल है। वो भावना गवली एस्कॉन्डिंग थी, प्रधानमंत्री के घर में आती है। 25 साल से कांग्रेस के जीन में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, बदल गई है कांग्रेस, बदल गई है। ठीक है, जेनेटिक चेंज। ठीक, सोनिया गांधी जी कहने के बाद जेनेटिक चेंज हो गया है कांग्रेस का। अतुल जी, दोनों से निवेदन है, आप ट्रैक चेंज मत कीजिए। हर विषय पे अलग बहस हो सकती है राम भाई, हर विषय पे अलग बहस हो सकती है। ये गठबंधन की नीतियों को लेकर, गठबंधन के एजेंडे को लेकर, और विपक्ष का भविष्य का प्रोग्राम क्या है, आप लोगों को तो मिलकर हटाना है ना नरेंद्र मोदी को, बीजेपी की सरकार को। तो लोग हटाने वाले, ये तो आरएसएस कह रही है, हमने कहा, ऑर्गेनाइजर ने दिया है उनका सर्वे। अतुल लोने पाटिल साहब, देश के लिए लड़ रहे हैं। अतुल लोने पाटिल साहब, अगर आपको आरएसएस पर इतना यकीन है, अगर आपको आरएसएस पर इतना यकीन है तो खुलकर बोलिए। बोला ना खुलकर हमने कि आरएसएस पे यकीन है आपको? यकीन का कहां सवाल आता है इसमें? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, आरएसएस पे यकीन है ना आपको? अरे मैं तो, और दिन भर क्यों बोलते हैं? राहुल गांधी जी का भाषण तो दिन भर आरएसएस से ही शुरू होता है। अगर इतना यकीन है आरएसएस पर, बताओ ना, उनको सवाल पूछो ना। एक सेकंड रुक तो जाइए, आपने पूछ लिया, उन तक वो सवाल पहुंच गया। मैं गठबंधन की बात कर रहा हूं, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। चलिए गठबंधन बात करो। कुलदीप कुमार अपनी बात रखना चाहते हैं, वापस ट्रैक पे लौट के आते हैं। कुलदीप कुमार बोलिए। देखिए राम भाई, राज्यसभा के अंदर जो है वो 12 पार्टियों का गठबंधन है, वो 12 पार्टियों के पास नंबर है, और उन 12 पार्टियों में से पक्ष की जो 11 पार्टियां हैं वो इस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ, दिल्ली की जनता के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे साथ खड़ी है। केवल कांग्रेस ऐसी एक पार्टी है जो अपने आपको बहुत बड़ी पार्टी कहती है, राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन राम जी, हमें बात समझनी पड़ेगी कि आज ये देश बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, आज ये देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, और किसकी वजह से गुजर रहा है? केवल देश के प्रधानमंत्री की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को ठेके दिलाने के लिए, अपने एक व्यक्ति अडानी को अमीर बनाने के लिए इस देश के सारे संसाधनों को बेचने का काम किया। चाहे वो LIC की बात हो, चाहे वो PSU की बात हो, चाहे वो रेल की बात हो। आज रेल में क्या हालत देख लीजिए। तो ये अच्छा कुलदीप कुमार, एक बहुत स्पष्ट सवाल है। देखिए अजय आलोक भी फ्रेम में है, अतुल जी भी फ्रेम में, और आप भी हैं, आप भी फ्रेम में है। मेरा एक सवाल ले लीजिए आप। ये 2000 का शीश महल प्रधानमंत्री, एक सेकंड प्लीज, ये 2011-12 में जब पार्टी बनी आपकी, जब अन्ना के मंच से आंदोलन कर रहे थे, तब आप वो लेके बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कहते थे अंबानी सबसे भ्रष्ट हैं, आप कहते थे कपिल सिब्बल सबसे भ्रष्ट हैं, आप कहते थे फला मंत्री सबसे भ्रष्ट हैं, और कांग्रेस के तो न जाने कितने लोगों पे आपने आरोप लगा दिए। अगर ये अध्यादेश पे आपका समर्थन कर देंगे तो इनके साथ आप आज खड़े हो जाएंगे, और वो भाषा जो आप आज बोल रहे हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ, यही भाषा आप लोगों की तब थी। ये जो परसेप्शन में चेंज आया एकाएक,
राम जी, अरे राम जी, आपके पास डेटा बहुत सारा होता है ना। ये लड़ाई केवल आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई आम आदमी की है। और जिसका आम आदमी का नाम कुलदीप कुमार ने लिया था कि हम तो उनके लिए काम करने जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ नहीं हम तो उनके लिए काम करने जा रहे हैं, यही नाम लेके आए थे ना आप। और तब कहते थे कि कपिल सिब्बल के खिलाफ सबसे खराब नारे रामलीला मैदान में आप लोग लगाते थे, आपके वॉलंटियर्स लगाते थे। अभी बीते दिनों में मंच पे देख रहा था उनका धन्यवाद करते हुए अरविंद केजरीवाल को। सबसे खराब नारे कपिल सिब्बल मैंने इन्हीं कानों से सुने जब मैं रिपोर्ट करता था वहां से। लक्ष्मण बंगारू उनका अध्यक्ष। मैं बता तो रहा हूं कुलदीप कुमार, प्लीज सुने तो बात को। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके वॉलंटियर सबसे खराब नारे कपिल सिब्बल का नाम लेके लगाते थे, और यकीन ना हो तो तब की रिकॉर्डिंग्स उठा के आप देख लीजिए। मैं इन्हीं कानों से सुनता था, खड़ा रहता था रामलीला मैदान में छोटे से रिपोर्टर के तौर पर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो परसेप्शन आपने एक ही दिन में बदल दिया, ठीक है वो है, केवल अध्यादेश पर समर्थन मिलेगा तो सब साफ। ये दोनों विषय अलग हैं। ये विषय है नहीं, ये विषय विश्वसनीयता का है। जनता केवल विश्वसनीयता पे वोट करती है, जनता केवल विश्वसनीयता पे वोट करती है, ये जान लीजिए कुलदीप कुमार। जनता परसेप्शन पे वोट करती है, आपके प्रति उनका परसेप्शन अच्छा होगा, आपको कल के दिन प्रधानमंत्री बना देंगे। अरविंद केजरीवाल का कोई संगठन नहीं था इस दिल्ली के अंदर, कोई संगठन नहीं था आम आदमी पार्टी का, आप इस बात के गवाह होंगे। लेकिन उनको 67 सीट दी, 67 इसी दिल्ली के लोगों ने बिना संगठन के। जनता जनार्दन है, जनता जब चाहे किसी को सत्ता पे बैठा दे, जब चाहे उतार के फेंक दे। विश्वास तो भाजपा वालों को घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने यही कहा, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। आप सारे राजनीतिक दल मेरे सामने हैं, ये इसका पैमाना लेकिन एक विश्वास है ना सर कुलदीप कुमार जी, इसका पैमाना विश्वास है और कोई बचा नहीं पाएगा, बचा पाओगे। वो पैमाना मत तोड़िए, मैं तो सलाह दे रहा हूं, ये आपको काम आएगा। विश्वास का पैमाना टूटा और जनता ने आपको हटाया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये आप सहमत करिए, मैं नहीं कर रहा हूं, दिल्ली में हम कितनी बार चुनाव जीते, मैं तो कह रहा हूं आप और जीत के आए। लोगों का विश्वास उठ रहा है। आज जिस बात से आए थे, बहुत हुई महंगाई जी, अब की बार मोदी सरकार उस पर आप बात कर पाएंगे? अब जो ये मणिपुर चल रहा है उस पर आप डिबेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कुलदीप कुमार जी बहुत स्पष्टता के साथ अतुल लोने पाटिल अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। एक आखिरी बात, अगर आप 2012 में ये कहकर कि सोनिया गांधी को उठा के जेल में डालो, ये आप लोगों से वोट लेके आए हैं, अब आप कहेंगे कि अध्यादेश पे समर्थन करो तो हम कांग्रेस के समर्थन में आ जाएंगे। अरे ये अगर ये विश्वसनीयता का पैमाना है तो जनता तय करेगी, मैं थोड़ी तय कर रहा हूं। यहाँ क्या वोटिंग चल रही है क्या भाई साहब? यहाँ वोटिंग थोड़ी चल रही है, यहाँ तो बहस चल रही है। आप अपने तर्क रखिए। ये जो अध्यादेश है वो इस देश के संविधान के खिलाफ है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा से आपकी पार्टी की मत का सम्मान है। आपने जो कहा, ये बात अगर कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही तो उनके लीडरशिप देखेंगे। ठीक, अतुल लोने पाटिल साहब रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर अजय आलोक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। और ये देश बदलाव, देखिए आज अगर कोई चर्चा आज अगर कोई चर्चा संयुक्तिक है और ठहर सकती है तो वो ये है, विपक्ष इकट्ठा आ रहा है, एनडीए क्यों बिखर रहा है, कोई बचा ही नहीं है ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के अलावा। अभी आप और रही बात आप कह रहे इकट्ठा आ रहा है, दूसरी मुद्दा ये है इसमें कि आपने उज्ज्वला के नाम से लोगों का 5 लीटर रॉकेल छीन लिया और 87% महिला दूसरा सिलेंडर भर नहीं पाई क्योंकि आपने 1200 के ऊपर उसके दाम कर दिए जो 200 रुपए देने वाले थे। आपने $111 पर बैरल जब था कच्चा तेल तो आपने 35 रुपए में देने की बात कही थी। अभी एवरेज $60 है, फिर भी आप 100 रुपए के ऊपर दे रहे हो, 90 रुपए के ऊपर डीजल दे रहे हो। तो हर चीज महंगी है। ये कहते हैं बहुत इन्फ्लेशन कम हो गया है। 170 रुपए किलो अरहर की दाल है, तेल 70 रुपए से 170 रुपए के ऊपर गया है। लेकिन भाजपा के हर जिले में, हर कस्बे में, हर तालुका में भाजपा के नेताओं के बड़े बड़े घर और बड़े बड़े गाड़ियां है ना, वो भी जनता देखती है। तो ऐसा ना सोचे कि जनता देखती नहीं है। यही मुद्दे है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लाने, ये जो भाजपा ने किया है ये जनता देखती है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जितने आरोप इन्होंने लगाए सारे इनके पार्टी में आने के बाद धुल के साफ हो गए। और सबसे ग्लेरिंग पॉइंट, भावना गवली जी के ऊपर 100 करोड़ का किरीट सोमयाजी ने आरोप लगाया था, उनकी इंक्वायरी चल रही थी, एब्सकॉन्डिंग थे वो और सीधे प्रधानमंत्री जी के घर में आते हैं। ऐसी बात 70 साल में कभी नहीं। डॉक्टर अजय इस देश में आज देखिए ऐसा है कि बेरोजगारी किसके यहाँ है सबको दिख रहा है। ये जो 15 बैठे हुए हैं सब बेरोजगार ही है और आने वाले दिनों में और बेरोजगार रहेंगे। अब कांग्रेस पार्टी जब भ्रष्टाचार की बात करती है ना तो अजीब लगता है, ये पर्यायवाची नहीं है, विलोम शब्द है।
आप भ्रष्टाचार की इतनी साथ में आप लोग चलते हैं कि भ्रष्टाचार आपके साथ चिपका हुआ है। 9 साल हो गए, 9 साल मोदी जी पे एक आरोप आप लगाते रहे, व्यर्थ के आरोप, राफेल से लेके अभी ये 20,000 करोड़ और सब कुछ। अरे एक भी साबित कर पाया? अगर है हिम्मत तो जाइए कोर्ट में, कोर्ट में जाइए, जाके सबूत दीजिए, व्यर्थ की बकवास मत कीजिए। हमने आरोप लगाए तो हमने कोर्ट में जाके सबूत दिए और तब आप लोग जेल गए। अरे नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे 5,500 करोड़ घपन करके बैठे हुए हैं और यहाँ भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं। और दूसरी बात आम आदमी पार्टी के बारे में कहूंगा। आम आदमी पार्टी, आपने गिरगिट देखा है? गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं, गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। अन्ना की छाती पे खड़े होके, अन्ना के कंधों पे खड़े होके भ्रष्टाचार इंडिया अगेंस्ट करप्शन मोदी जी ने दिया था क्या आम आदमी पार्टी को 80 करोड़ का शीश महल? मोदी जी ने दिया था 80 करोड़ का शीश महल। शराब घोटाला में पैसे लेके 2 मंत्री यहाँ जेल में, पंजाब में जेल में हर कुछ बैठ के खा गए। ना गाड़ी लूंगा, ना ये लूंगा, ना वो लूंगा। ये दोनों पार्टी का चरित्र वैसा है, दोनों पार्टियों का चरित्र भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है। में सारे लोगों को क्लीन चिट, हाँ, पेट्रोल डीजल की मार अब मोदी सरकार कहाँ चली गई? एकदम कपटीवाल, यही कपट जनता देख के परेशान है। अरविंद केजरीवाल नहीं है, अरविंद कपटीवाल है, खाली कपट और छल आंखों में वो बढ़ता है क्योंकि छिपकली है। गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। अरे दोनों तो ये बैठे हुए हैं, पहली बार सरकार दिल्ली में दोनों ने मिलकर बनाई थी ना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। उसी कांग्रेस के खिलाफ लड़के कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बने थे ना ये केजरीवाल। भाजपा के जो रंग बदलते हैं ना, पूरी दुनिया का रंग इसी तरह का है, दोनों का रंग एक ही है, दोनों का रंग एक ही है। समय आ रहा है, जाइएगा आप अपने जगह पर, सबको ही जाएंगे। कोई भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। बना लो यूनियन मोदी के खिलाफ, फेविकॉल का जोड़ लगा के चिपक जाइए, समझे ना? एक काम करते हैं, फेविकॉल हम ही लोग भेज देंगे, लगा लीजिएगा फेविकॉल, आप चिपक जाइएगा, है ना? क्योंकि जितनी गंदगी इकट्ठा होगी कमल उतना ही खिलेगा, जितनी गंदगी होगी कमल उतना ही खिलेगा, पता है ना? ये देखिए, अब सुर मिल गया दोनों को, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। हेलो भाई, देश के सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में और भाजपा अपनी मस्ती में हो गया, एकदम टाइम हो गया। अरे माँ बेटा भ्रष्टाचारी इसलिए है कि नहीं? बेल पे है कि नहीं? आप नाम गिनाओ। नेशनल हेराल्ड में बेल पे है कि नहीं? रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति 9,500 करोड़ कैसे हो गई? कैसे हो गई? ठीक है, निश्चित कर पा रहे हैं। कुबेर जी घर में आए थे, कुबेर जी घर में आए थे। डॉक्टर अजय आलोक, एक बार जैसा की संपत्ति का ब्यौरा दे दो आज। एक सेकंड रुक जाए, मैं वापस आपको विषय पे लेके आता हूं। संपत्ति का ब्यौरा सारे राजनीतिक दल अपना अपना देंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, और इसीलिए सभी राजनीतिक दलों से ये भी कहा भी गया था कि आप अपना अपना चंदा सार्वजनिक करिए, आरटीआई में लाइए, तो नहीं माने। उसमें भी फ्रॉड किया इन लोगों ने। उसमें भी बैलेंस शीट में पहले जो दिखाना पड़ता था, कंपनी को 7% से ज्यादा दे नहीं सकते थे, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स लाए और उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और बैंक में फोन करके बताते हैं, अगर तुमने कांग्रेस इसमें तो सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही जैसे हैं। कोई 20,000 की चाय कॉफी पिलाएगा, कोई कब तब कहा जाएगा कि आरटीआई में आने दीजिए, इसको खुल्लम खुल्ला होने दीजिए, जनता के सामने सारा चंदा दिखे, तो तब स्वीकार नहीं करेंगे, तब ऐसा लगेगा कि हम सरकार पे लोग टारगेट कर रहे हैं। अब नया फंडा बॉन्ड का आया है। पारदर्शिता से डरते हैं लोग, पारदर्शिता से डरते हैं। पहले पारदर्शिता थी, भाजपा डरती है पारदर्शिता से। अतुल लोने पाटिल साहब, मैं कह रहा हूँ पारदर्शिता से डरते हैं, आप भी डरते हैं, ये भी डरते हैं, इसमें कोई छुपने छुपाने की बात थोड़ी है भाई। ट्रांसपेरेंसी, जहां मौका था ना आपके पास, सब चीजें लेके आए थे, आरटीआई आप ही लोग लेके आए थे। ये चुनावी चंदा छोड़ के इन्होंने, चुनावी चंदा कब था? क्या था? किसने कहा नहीं था? क्या था? बैलेंस शीट में हर कंपनी को दिखाना पड़ता था, 7% प्रॉफिट के ऊपर दे नहीं सकते थे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्लॉज में दिखाना पड़ता था कि इतना पैसा इस पार्टी को चंदे में दिया था, क्यों गायब किया? ये तो हम आरटीआई लगा देते तो कांग्रेस पार्टी अपना सारा चंदा बता देती, इतना आसान था। लगा दो। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि कोई एक आम आदमी लगा दे तो कांग्रेस पार्टी सारा चंदा बता देती, इतना आरटीआई में आ गया था। मैंने किसको आप समझ रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं? कहां गया लोकपाल? लोकपाल नाम की कोई चीज है? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कहां गया। उनको पूछो बीजेपी को। तो जब आपकी गुंजाइश थी तो आपने नहीं लिया, अब आम आदमी पार्टी वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास कुछ भी छोड़ा नहीं, इन लोगों ने सारे अधिकार हमसे ले लिए। मुझे एलजेपी को चर्चा में लेके आने दीजिए। AK वाजपेयी साहब, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, आप तो वकील भी,
आप तो वकील भी हैं, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी सूट नहीं करता राजनीतिक दलों को, सीधी बात है। दूसरी बात, मैं गठबंधन को लेकर आ रहा हूं, मैं गठबंधन के विषय में जी राम जी इसी का जवाब ले लो, बड़ा अच्छा जवाब दूंगा आपको। ट्रांसपेरेंसी का जहां तक सवाल है, बीजेपी 2014 में आई और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मोदी सरकार ने सर्कुलर निकाला जो कि ब्यूरोक्रेट्स पे लागू है, मिनिस्टर्स पे भी लागू है, कि हर 6 महीने में डिक्लेरेशन देंगे एफिडेविट पे कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, कितनी बार विदेश यात्रा गए और कितना आपने बैंक में ट्रांजैक्शन की, और वो आज भी हूबहू लागू है। हर 6 महीने में हर ब्यूरोक्रेट को, हर कैबिनेट मिनिस्टर को, हर स्टेट प्लीज 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 नहीं है, एक एक करके ना सॉरी, वो था 3 साल का, 3 साल 3 इयर्स, आई एम सॉरी 3 इयर्स। ये कांग्रेस के टाइम पे अतुल जी प्लीज, अब वाजपेयी साहब का टर्न है, उन्हें बोल लेने दीजिए, फिर मैं जवाब के लिए आ जाऊंगा आपके पास। अरे क्या उनके चराग से झोपड़ी जला दी, उनकी पीछा रोकी है बीजेपी वालों ने, हेलीकॉप्टर में भाग जाएंगे, देख लेना। एक ये वाजपेयी, अतुल जी प्लीज। देखिए ऐसा है लौटे साहब, आपको भी चीजें समझ है, आपको भी चीजें समझ है, जो आपने किया था वो भी जानकारी है, हम आपके साथ भी रहे हैं यूपीए में, प्लीज अंडरस्टैंड, और हम इनके साथ भी है, तो हम झूठ नहीं बोल रहे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो व्हाट्सएप चीज है वो है। और भ्रष्टाचार की लड़ाई इस सरकार ने बड़े जोर शोर से लड़ी, बेचारे उसी भ्रष्टाचार से एक सेकंड साथ नहीं चल पाएगा, और उसी भ्रष्टाचार के चलते हुए आप सब इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, 18 पार्टियां, यही 18 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी कि नहीं गई थी, और इस प्रेयर के साथ गई थी कि भैया हमको ईडी परेशान न करे, सीबीआई परेशान न करे, हमको अरेस्ट न करे, और ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हमारे घर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के चाय पी के करें। गए थे नहीं गए थे, और वो सुप्रीम कोर्ट ने फेंक के मारी पड़ी, हाउ इट इज पॉसिबल, इस तरह की चीजें कैसे अलाउ हो सकती है। तो अपने गिरेबान को झांकिए, अपनी लड़ाई को संविधान के बगोचे में न घुसेड़िए। संविधान बचाने की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई संविधान को कुछ नहीं हो गया, कोई पन्ना नहीं फट गया, कोई स्क्रैच नहीं आ गया। न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, कोर्ट कचहरियां अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही है। एक सरकार नहीं कराई, 356 नहीं लगाया किसी पे, और 370 जो हटाया है वो पार्लियामेंट ने हटाया है, और बाकायदा बिल पास करके हटाया है। और अध्यादेश पे आ जाओ, ये जो अध्यादेश है इस पे वोटिंग कुछ नहीं होनी है। ये इस सरकार को इतनी जानकारी है कि कितनी संख्या कहाँ है, ये लैप्स करेगा और फिर दोबारा आएगा, ये बात हमारी नोट कर लेना। तो इसलिए बेकार के ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आपका राज पूरा देखा हुआ है जनता ने, इमरजेंसी भी याद है, 84 भी याद है, नसबंदी भी याद है, और वो हमको नहीं जनता को भी याद है। ठीक है पाटिल साहब, तो इन चीजों को जनता दोबारा दोहराएगी नहीं, और विश्व में जो डंका बज रहा है ना वो भी जनता देख रही है। जी आप जवाब। ऐसा है कि इस देश में 70 साल में पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आकर कह रहे थे कि किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस ने नहीं की। उसमें का एक जज जो है, जो आपने पेगासस लगा के फिर उसका मॉलेस्टेशन का केस बनाया, उसमें वो खुद ही बैठ गया, फिर उसको आपने राज्यसभा बना दिया, ये भी जनता ने देखा। आप अध्यादेश की बात, पार्लियामेंट की बात करते हो, पार्लियामेंट में इतना 66% इस देश के किसानी से जुड़ी हुई जनता का 12 मिनट में आप फैसला कर देते हो, वापस लेते हो तो भी 12 मिनट में वापस ले लेते हो। आप जो है डिवीजन देते नहीं हो, राज्यसभा में मार्शल से लोगों को उठा के, महिला सांसदों को उठा के फेंक देते हो, 3-3 दिन वहां पर आंदोलन करना पड़ता है, वो भी आपको मंजूर है। आपने ही चराग से आपकी झोपड़ी जला दी, देखना कहीं हेलीकॉप्टर से फ्यूल न निकाल ले, वो भी बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें है, जनता देख रही है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल कैसा होता है, जो टैक्स डिवोल्यूशन का टैक्स का पैसा होता है जैसे राज्य सरकारों का, वो दूसरों को, अगर दूसरे दल का वहां सरकार आता है तो उसको दिया नहीं जाता है। अभी हमने चावल देने की बात की, प्राइवेट को बेचने के लिए तैयार है चावल और गेहूं, लेकिन सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है। ये जनता के खिलाफ की जो बातें बीजेपी करती है ना, ये देखती नहीं, ऐसा नहीं है। जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ना, वो किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पे तहस नहस हो रहा है, ये फैब्रिक सब देख रहे हैं। वाजपेयी जी, झोपड़ी बचा लीजिए। ठीक है, अब डॉक्टर अजय आलोक, देखिए बातें बहुत सारी, मैं वापस 128 बार इस देश में प्रेसिडेंट रूल लगाने वाली पार्टी आज कोऑपरेटिव क्या मोरारजी देसाई ने लगाया था? हद हाल है भाई, शर्म भी नहीं आता। शीशा देख लीजिए कांग्रेस का इतिहास मिलता है तो चिढ़ जाते हो। आपने किसी राज्य सरकार को देसाई ने 77 में कितने, अरे हमारे टाइम में तो राज्य सरकारों का बजट केंद्र से डबल कर दिया गया।
कितने सरकार गिराई थी 42% मिलता है आज केंद्र जब आपकी सरकार आई तब तक जीएसटी के बाद सरकार 42%। अपनी सरकार को काम नहीं करने देते। आप लोग जैसी चोर सरकारों को पार्टी काम नहीं करने जीत जाती देते है तो उस आप। राज्य को बर्बाद कर देती है। इनकम टैक्स का कर्नाटका इस्तेमाल में क्या करते किया हो आते के साथ बिजली फ्री, बिजली इनकम फ्री टैक्स का इस्तेमाल और आते करते के साथ हो बिजली में 60% की बढ़ोतरी, सारे व्यापारी रोड पे निकल गए। ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ होगा। कितनी अच्छी सरकार सत्ता में आया और तीसरे दिन से प्रदर्शन होने लगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिखा रहे हैं। मोदी जी आते थे 128 बार प्रेसिडेंट लगाने वाली पार्टी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिखाएगी। हिटलर शाही और तानाशाही के बल पर राज करने वाली पार्टी यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ज्ञान दे रही है। आपको कभी सच्चाई ये है कि एक परिवार जो चाहा वैसे ये देश चला। वो समय बदल गया, अब परिवार नहीं आएगा, अब भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे। दिल्ली को तकलीफ दिया, जनता का मन बदल चुका है। अतुल जी देश की जनता का मन बदल गया है। क्यों डिफेंस को डिफेंड होती है? केंद्र और राज्य की जो संयुक्त स्कीम होती है उसका पैसा रोक देते हो। जो मैं बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? 128 बार राष्ट्रपति शासन लगाया कि नहीं आपने? हाँ या ना बोलिए। मैं तो पूछ रहा हूँ जनता सरकार ने कितने राष्ट्रपति शासन आपने लगाया? हमने तो एक बार भी आज तक नहीं लगाया है। क्या बात हमने तो एक बार भी आज तक किसी पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया 9 साल में। अडवाणी जी और वाजपेयी जी आपके शासन लगाएंगे तो रिकॉर्ड आपका है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात आप कैसे करोगे? आप मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी आपके नहीं है, कह दो, क्योंकि उन्होंने तो सरकारें गिराई थी, एक साथ गिराई थी 356 लगाकर। लोग हैं नहीं है तो पढ़ लो। मैं आपको अभी किसकी अभी 9 साल से किसकी सरकार चल रही है? अभी 9 साल से किसकी सरकार चल रही है? राज्य सरकारों को चलने दे रहे हैं। अभी 9 साल से किसकी? नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है ना। अभी तो मैं चावल का उदाहरण दे रहा हूँ। एक मिनट, राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? टैक्स डिवोल्यूशन कितने बार नहीं दिया? क्या चावल का उदाहरण दे रहे हैं? अरे अलग क्या बात कर रहे हैं? क्या चावल का आप उदाहरण दे रहे हैं? निवाला छीन रहे हो, गरीबों के मुंह को निवाला छीन रहे हो और ऊपर से हमसे बात कर रहे हो। हम क्यों निवाला छीनेंगे? ठीक है, ये चर्चा लंबी जा सकती है। ये चर्चा लंबी जा सकती है जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। जो भाजपा की तानाशाही, इमरजेंसी, हम लोग तो रोज इमरजेंसी वाली डॉक्यूमेंट्री भी दिखाने की शायद तैयारी हो गई है। गरीबों का मुंह से निवाला हम छीन रहे हैं। ठीक है, सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, अभिषेक झा के पास मैं आखिरी कमेंट के लिए जा रहा हूं। अभिषेक झा, फिर से उसी नोट पे देखिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि एक कॉमन प्रोग्राम बने और उस कॉमन प्रोग्राम पे चलें। लेकिन आपको लगता है कि ठीक है, ऐसे दल जो 2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, उनसे भी इन मुद्दों पर अगर मतभिन्नता होगी, जो बात जेडीयू को पसंद आ रही है, जो बात आरजेडी को पसंद आ रही है, वो अगर कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही, तो फिर कैसे एक बड़ा, जिसको कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम उनके अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए तैयार हैं, तो या तो अम्ब्रेला छोटा रह जाएगा, दल ऐसे हैं जो चुपचाप बाहर निकल जाएंगे। क्या आप लोग अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना, ये अम्ब्रेला बढ़ेगा, विपक्षी दलों का जो कारवां है हमारे साथ वो बढ़ता चला जाएगा। और जब हम बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो कई बार हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और हमें लगता है कि सभी दलों का समर्थन इसमें जरूर मिलेगा। जिनको खुश होना है होने दीजिए। और वही है कि इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो सिर्फ पहली पिक्चर देखी है, तब इतनी बौखलाहट है कि सब के सब नेता दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर उतर चुके हैं होर्डिंग बैनर पोस्टर जबानों में। अभी इश्क करना शुरू कैसे किया है विरोध लोगों ने। करते हैं, अभी प्यार हुआ है, ध्यान भटकाते हैं। अभी पहले प्यार में ही थोड़ा सा तकरार दिख गया है, अभी आगे तकरार होगा, आगे वापस प्यार होगा, एक दूसरे के साथ मार होगी, ये सब हम लोग देखेंगे। नफरत की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।